हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे के क्लास में हम लोग पीछे 6 क्लास पढ़ चुके, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पीछे 6 क्लास पढ़ चुके। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो 7वीं क्लास पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो 7वीं क्लास पढ़ेंगे। और इसके बाद आज यह लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव कुछ होगा, जैसे कि क्वेश्चन में कि कुछ ऑब्जेक्टिव है उसे कर दिया जाएगा। और यह इस चैप्टर का क्या अंतिम क्लास है। आज क्या है, पार्ट 7, यानी यह इस चैप्टर का अंतिम क्लास है, समझे। चलिए बिना देरी किए हुए क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हम बताए थे आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया तक बताए थे। कहाँ तक बताए थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बताए थे, जब अम्ल और भस्म आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बनता है। क्या बनता है, लवण और साथ साथ जल देता है। यानी जब अम्ल और भस्म आपस में जब अभिक्रिया होता है तो क्या देता है, लवण देता है और साथ साथ क्या देता है, हमें जल देता है। चलिए चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया तक हम जो है कल पढ़ चुके थे। उदासीनी अभिक्रिया यही था ना, अम्ल एवं क्षार आपस में जब दोनों आयन की अदला बदली करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल पहचानने के लिए जिसके पीछे एच लगा है उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और जिसके पीछे जिसमें ओ एच लगल है, जिसमें एच लगल है वो अम्ल हो गया, जिसमें ओ एच लगल वो क्या हो गया, क्षार हो गया। तब ये क्या बनाता है, NaCl प्लस में क्या बनाता है, वाटर। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर H2O यानी पानी, समझे। NaCl लवण, यानी नमक को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। चलिए यह हमने कल बता चुके थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया उसका नाम है अपचयन और इसका नाम है उपचयन। देखिए हम अभी लिख रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है वो देखिए। अब यदि हम आपको कहें ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण देखिए तो ऑक्सी, यदि हम आपको कहेंगे ऑक्सी से कोई शब्द हमें बनाइए तो आप कौन सा शब्द सबसे पहले बना सकते हैं। यदि कहेंगे ऑक्सी से कोई शब्द हमें बना के दीजिए तो आप सबसे पहले कौन शब्द बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे। क्या बना सकते हैं आप सबसे पहले, ऑक्सीजन बना सकते हैं, समझे। क्या बना सकते हैं, ऑक्सीजन बना सकते हैं। यानी अब देखिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, और हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आपसे पूछेगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। क्या नाम है, उपचयन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका दूसरा, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया। इसमें देखिए ऑक्सीजन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, घट रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, समझे। अब एक चीज देखिए, इसमें हम आपको क्या बताएं, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है और हाइड्रोजन की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तब हम इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन 1 बनेगा जो हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की ह्रास, यानी ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, योग हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वियोग। वियोग मतलब घट रहा है
अवयोग मतलब क्या होता है, बढ़ रहा है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की क्या हो, ह्रास हो, और ऑक्सीजन का क्या हो, वृद्धि हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम, ऑब्जेक्टिव में आपको क्या पूछेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम, अभिक्रिया का दूसरा नाम, तो दूसरा नाम इसका क्या है बताइए, अभी बताए थे उपचयन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम क्या है, उपचयन। इसका दूसरा नाम क्या है, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया है। अब आपको कहेगा किस, एक यहाँ से और एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन और क्या बनेगा वो देखिए, कहेगा किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, कहेगा किस अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन यानी O2 का योग्य होता है, क्या होता है, योग होता है, योग होता है या लिखा जाएगा वृद्धि होता है, वृद्धि होता है। आप क्या जवाब दे सकते हैं बताइए, क्या जवाब देंगे, तो जवाब आप क्या देंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या देंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या जवाब देंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है, क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखिए, कहेगा किस अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की ह्रास होती है, हाइड्रोजन यानी H2, हाइड्रोजन यानी H2 का ह्रास होती है, ह्रास होती है, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं, क्या देंगे, उपचयन अभिक्रिया, क्या देंगे, उपचयन अभिक्रिया, या क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण लिखे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो आप ऑक्सीकरण लिखे या तो उपचयन लिखे। यानी इतना क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, समझे, इतना क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, समझे। अब इसी का भाई है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब इसी का भाई क्या है, एक अवकरण अभिक्रिया, अवकरण, उसका नाम है अपचयन, इसका दूसरा नाम है उपचयन और उसका दूसरा नाम है अपचयन, इसका दूसरा नाम है उपचयन और उसका दूसरा नाम क्या है, अपचयन। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, उपचयन और अपचयन में धोखा होता है, इसीलिए आपको धोखा नहीं खाना है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन और अवकरण का दूसरा नाम क्या है, अपचयन। तो एक और अभिक्रिया होता है जिसका नाम अभी, अब दोनों में हम अंतर आपको बताते हैं, अवकरण, अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या बताएं, अवकरण अभिक्रिया के बारे में बता देते, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स, रिडक्शन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, इसको कहेंगे, या तो कहेंगे आप अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया, समझे। अब देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, तब हम इसे क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, अवकरण अभिक्रिया। अब देखिए, अब दोनों को हम एक सम्मिलित रूप से बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हम अंतर आपको बताते हैं, ऑक्सीकरण, 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 ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या था, उपचयन, उपचयन, उपचयन। और एक साइड हम लिखते हैं अवकरण, क्या लिखते हैं, अवकरण, इसका दूसरा नाम क्या है, अपचयन, अपचयन।
इसका दूसरा नाम क्या है? अपचयन। अब देखिए इसमें दोनों में होता क्या है, ध्यान से देखिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इसको कहते हैं रिडक्शन। इसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। अब देखिए इसमें ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इसमें क्या होती है? O2 का वृद्धि होता है। O2 का वृद्धि होता है, वृद्धि होता है। और हाइड्रोजन की क्या होती है? हाइड्रोजन की H2 की कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। इसी का भाई उल्टा है, इसी का भाई। इसमें क्या होती है? हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, समझे। और ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। और ऑक्सीजन की इसमें क्या होती है? कमी होती है। और ऑक्सीजन की इसमें O2 का क्या होता है? O2 का कमी होता है। दोनों में अंतर समझ में आए? अब इसमें से देखिए एक चीज यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, इसका हम 3 अक्षर लेंगे, इसका हम 3 अक्षर लेंगे और इसका हम 2 अक्षर लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, दूसरा कलर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसका हम 3 अक्षर लेंगे और इसका हम 2 अक्षर लेंगे। यहाँ पे नीचे में देखिए, उसका हम 3 अक्षर ले रहे हैं और इसका हम 2 अक्षर ले रहे हैं। रेडॉक्स, इसका हम 3 अक्षर ले रहे हैं, ठीक है। 3 अक्षर, 3 अक्षर RED ले लिए और इसका हम 2 अक्षर ले लिए, वो एक्स ले लिए। ये बन गया रेडॉक्स। क्या बन गया? रेडॉक्स। यानी आपसे पूछेगा रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, आपसे क्या पूछेगा? रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण और अवकरण के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण और अवकरण के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया। यानी आधा ये है और आधा ये है। आपसे रेडॉक्स रिएक्शन यदि पूछेगा तो क्या कहेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्या हो? साथ साथ होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछेगा रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो क्या जवाब देंगे? ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण क्या है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, हाइड्रोजन की कमी होगा। अब अवकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि होगा और ऑक्सीजन की कमी होगी। चलिए अब वहां पे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आइए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया, समझे। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो? वृद्धि हो, ऑक्सीजन की क्या हो? वृद्धि, और हाइड्रोजन की क्या हो? कमी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसके साथ मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ गया आप? ऑक्सीकरण अभिक्रिया यदि आपसे पूछेगा तो क्या कहेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो? वृद्धि हो और हाइड्रोजन की क्या हो? कमी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब दूसरा हम आपको बताए थे अवकरण अभिक्रिया। दूसरा क्या बताए थे? अवकरण। अवकरण में क्या बताए थे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो? हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। इसका दूसरा, अवकरण का दूसरा नाम क्या है? अपचयन अभिक्रिया। अवकरण का दूसरा नाम क्या है? अपचयन। और उसका दूसरा नाम क्या था? उपचयन, समझे। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ? वृद्धि हुआ, समझे। और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में तो आपको पता चल गया। दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यदि एग्जाम में धोखा से पूछते रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो क्या कहेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्या हो? साथ साथ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, समझे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अब आता है, यहाँ पे देखिए, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या है क्वेश्चन आपका? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन क्या था आपका अगला? उष्मीय, क्वेश्चन क्या था?
उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन आपका क्या है? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। देखिए उष्मीय मतलब क्या होता है? उष्मीय मतलब क्या होता है? ताप होता है। क्या होता है? उष्मा होता है या ताप या टेम्परेचर के जो थे। अब वियोजन मतलब क्या होता है? आप पढ़े हैं अलग होना। वियोजन मतलब आप पढ़े हैं ना, वहां पे पढ़े होंगे संयोजन वियोजन। वियोजन में क्या पढ़े थे? जब एक पदार्थ टूट के दो हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते थे ना। जब एक से क्या हो जाए? दो हो जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया। तो उसमें अब ये क्या है? वियोजन। वियोजन मतलब क्या हो रहा था? अलग हो रहा था। वियोजन मतलब क्या हो रहा था वहां पे? अलग, यानी उसका वियोग हो रहा था। क्या हो रहा था? वियोग। वियोग मतलब अलग अलग हो रहा था। अलग। वियोजन मतलब क्या हुआ? अलग। अब देखिए, अब वैसी, अब इसका आंसर क्या लिखेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण क्या हो? अलग हो। ताप के कारण क्या हो? अलग हो। इसे हम लोग क्या कहेंगे? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। यानी इसमें किसके कारण अलग हो रहा है? उष्मा के कारण अलग हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब इसका आंसर लिखने में कोई दिक्कत होगा तो क्या लिखेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा के कारण क्या हो? अलग हो, इस उसे हम लोग क्या कहेंगे? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। चलिए देखिए क्या उष्मीय वियोजन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसके कारण टूटे? उष्मा के कारण टूट जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन। यानी उष्मा के कारण क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। उष्मा के कारण क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा के कारण टूट जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझे? जैसे लेड नाइट्रेट, जब इसको हिट करेंगे ये अलग हो जाएगा। लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा। तो उष्मीय वियोजन क्या आपको समझ में आ गया? कोई पदार्थ जो उष्मा के कारण क्या हो? अलग हो जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अब कहता है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ भी विद्युत मतलब विद्युत। दूसरा क्या है? विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है? विद्युतीय विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या होगा? विद्युत मतलब तो समझ में करते क्या होता है? विद्युत। विद्युत मतलब क्या लिखेंगे? विद्युत। यानी विद्युत के कारण क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। विद्युत के कारण क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। क्या लिखेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसके कारण अलग हो जाए? विद्युत के कारण अलग हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। लिख देंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें वियोजन किसके कारण हो? विद्युत धारा के कारण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन मतलब क्या होता है? अलग होता है। क्या होता है? अलग। समझे? चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि देखिए यह पानी है। क्या है? पानी है, H2O है। जब इसे विद्युत में गर्म करेंगे, विद्युत से क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे। ये तीर का निशान यहाँ होना चाहिए। जब इसमें हम विद्युत धारा पास करवाएंगे, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? संतुलित करने के लिए दे देते हैं। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है, जब इससे विद्युत पास कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा? सोडियम अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम अलग हो जाएगा। और क्लोरीन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। समझे? अब आता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या? अब क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या? तो वही बात हो गया इसमें भी। इसका दूसरा नाम होगा प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। यहाँ नीचे लिखा गया है, वो देखिए क्या लिखा है। इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा भी नाम है जिसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जिसका नाम क्या कहा जाता है? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो क्या कहेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाए? अलग हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश
वियोजन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे इसे Ag, सिल्वर अलग हो जाएगा और चांदी अलग हो जाएगा और क्लोराइड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसको यदि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो Ag क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा और Br क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। Ag क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा और Br क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। समझे? Ag और Br में क्या हो जाएगा, यानी सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? Ag अलग हो जाएगा और Br अलग हो जाएगा, यानी सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या। अब देखिए ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया दो बार हो गया। चलिए अब एक आता है, अब एक आता है ताप रासायनिक अभिक्रिया, यानी ताप वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ये गलत लिखा है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या हो? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण क्या हो? संपन्न हो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण संपन्न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ताप वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ताप वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे जाके यह चैप्टर क्या हो जाता है बाबू? खत्म होता है। कुछ याद करने योग्य बात है जो सुन लीजिए। जैसे वह कुछ रासायनिक अभिक्रिया का संकेत हम बताए थे, जैसे कि उष्मा, जब उष्मा क्षेपी यानी उष्मा जब बाहर निकल रहा, उष्मा का जब त्याग होता था, यानी उष्मा जब त्याग होता था यानी माइनस हो रहा है तो उष्मा क्षेपी, उष्मा का घटा हो रहा है तो क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपी। जब उष्मा को ले रहा है तो उष्मा शोषी। जब 2 से 1 हो जाए तो संयोजन, जब 1 से 2 हो जाए तो वियोजन, जब एक मूलक हटे तो एकल विस्थापन, जब 2 मूलक हटे तो द्वि विस्थापन। सब्जी का सड़ना क्या कहलाएगा? उष्मा क्षेपी कहलाएगा। जब सब्जी सड़ता है तो क्या होता है? उष्मा क्षेपी होता है, यानी उष्मा का क्या होता है? त्याग होता है। उसमें क्या होता है? उष्मा का त्याग। और यह संकेत नाम आपको बताइए चुके थे, सोडियम सल्फेट, Na2 क्या हो गया? सोडियम, और ये क्या है? सल्फेट। ये क्या हो गया? सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, ये सब हम आपको बता दिए थे। और ये आयन क्या होते हैं? अदला बदली होती है। ये सब हम आपको कल बता ही दिए थे। और आपको हम ये भी कल बताए थे, बृहत्तम कक्षा यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बारे में बताए थे। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बारे में भी हम आपको सिखा दिए थे, समझे? चलिए अब हम देखते हैं इसमें कुछ, एक टॉपिक बचा हुआ है दहन एवं ज्वाला। एक टॉपिक कौन बचा हुआ है? दहन एवं ज्वाला। और बहुत छोटा टॉपिक है, 2-4-5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लग जाए तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब कुछ बचेगा ऑब्जेक्टिव, जिसे कल देखा जाएगा, आज इसे खत्म करेंगे। दहन एवं ज्वाला बचा हुआ है, जिसे कि देखिए सबसे पहले बात आता है, यह एक टॉपिक है जिसका नाम क्या? दहन एवं ज्वाला। बस छोटा सा टॉपिक है। क्या नाम है इसका? दहन एवं ज्वाला। दहन एवं ज्वाला, दहन एवं ज्वाला, इसका नाम क्या है टॉपिक का? दहन एवं ज्वाला। इस टॉपिक का नाम है दहन एवं ज्वाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ यही बनता है, आखिर दहन किसे कहते हैं? सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे यही आता है, आखिर दहन किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, जलने की इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। जैसे कि देखिए, किसी भी यदि पदार्थ को आप जलाते हैं तो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए सबसे पहले उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब जब तक ऑक्सीजन रहेगा नहीं तब तक कोई पदार्थ जलेगा नहीं। और जब आप किसी भी पदार्थ को जलाते हैं ना, उसमें से प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? प्रकाश। प्रकाश कहें तो लाइट, समझे? वो निकलता है और साथ ही साथ उससे उष्मा भी निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा। यानी किसी भी पदार्थ को आप जलाते हैं उसमें से उष्मा और प्रकाश निकलता है। और किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यानी किसी भी पदार्थ को आप ले लेंगे, एक मोमबत्ती,
आप प्रैक्टिकल घर पे जाके भी आप कर सकते हैं। एक मोमबत्ती ले लेंगे और उसे आप देखेंगे जला के, और जला देंगे तो देखेंगे बहुत अच्छा जल रहा है। जैसे उसे हम ग्लास से ढक देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, मोमबत्ती बंद हो जाएगा। मोमबत्ती क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि बंद क्यों होगा, जब तक उसमें ऑक्सीजन रहेगा तब तक तो जलेगा, लेकिन ऑक्सीजन जैसे ही बंद होगा तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी इससे ये पता चलता है किसी भी पदार्थ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। समझे? तो इसे क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। यानी जब किसी भी पदार्थ को आप जलाएंगे ना, जब किसी भी पदार्थ को जलाएंगे तो उसमें आपको उष्मा मिलेगा। क्या मिलेगा, उष्मा मिलेगा और प्रकाश मिलेगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जैसे कार्बन को जलाएंगे हवा में, जैसे कार्बन को जलाएंगे हवा में तो क्या बनेगा, जैसे कार्बन को बनाएंगे जलाएंगे हवा में तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। हवा मतलब समझे ना, ऑक्सीजन। हवा मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। जैसे कि कार्बन को जलाएंगे हवा में तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर को जलाएंगे हवा में तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, गंधक। क्या नाम है, गंधक। जैसे कि कार्बन को जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। गंधक को वायु में जलाने पर क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब समझे SO2। तो गंधक को जलाने से क्या बनता है, गंधक को जलाएंगे आप, यानी गंधक कहने का मतलब सल्फर। गंधक कहने का मतलब क्या होता है, सल्फर। समझे, गंधक कहने का मतलब क्या होता है, सल्फर होता है। जब सल्फर को आप जलाएंगे हवा में तो क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और जब कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन में तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझे? अब एक आता है ज्वलन ताप। एक क्या आता है, ज्वलन ताप। वो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए जितना ताप की जरूरत होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या कर दे, जलना शुरू कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे कागज को जलाते हैं, ज्वलन ताप समझिए। जैसे आप कागज को जलाएंगे ना तो देखेंगे जैसे कि तब तक उस पर देखिए, जैसे आग लगाए तो बातें माचिस दिए अब हटा देंगे, आग दिए अब हटा देंगे तो नहीं लगेगा। यानी उस पर इतना टेम्परेचर मिलना चाहिए उसे जिसपे वो आग पकड़ ले। जैसे लकड़ी, लकड़ी का ज्वलन ताप ज्यादा होता है, कागज में फटदमन आग पकड़ लेगा, लेकिन लकड़ी में जल्दी नहीं पकड़ता। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी पूछता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी पूछेगा। क्या पूछता है, जो सबसे कम ज्वलन ताप किसका होता है, तो सबसे कम ज्वलन ताप पेट्रोलिक का होता है। और सबसे अधिक ज्वलन ताप किसका होता है, तो कोयला का होता है। किसका होता है, कोयला का होता है। तो सबसे अधिक ज्वलन ताप किसका होता है, कोयला का। और सबसे कम किसका होता है, पेट्रोल का। समझे? पेट्रोल में क्या होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। तो ज्वलन ताप क्या है, आपसे यदि कोई पूछेगा ज्वलन ताप क्या है तो क्या कहेंगे, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या कर दे, जलना शुरू कर दे। जैसे आग लगाए, देखिए कागज पर आग लगाए तुरंत आग पकड़ लेगा, यानी उसे जितना की जरूरत है उतना मिल गया, आग पकड़ लेगा। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते, ज्वाला कहते, क्या कहते हैं हम लोग, ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे पेट्रोल, पुआल, कागज, लकड़ी, कोयला आदि, ये सब क्या है, ज्वलन। ये सब क्या है, ज्वलन ताप। ये सब क्या है, जलने वाला पदार्थ है। ये सब क्या है, जलने वाला पदार्थ है। समझे? जैसे सबसे कम ज्वलन ताप किसका होता है, तो सबसे कम ज्वलन ताप पेट्रोल का होता है। सबसे कम ज्वलन ताप किसका होता है, पेट्रोल का होता है। और जब बात करें हम सबसे अधिक ज्वलन ताप तो कोयला का होता है। किसका होता है, सबसे अधिक ज्वलन ताप किसका होता है, कोयला का। और सबसे कम किसका होता है, तो पेट्रोल का। समझे? यही होता है। बस ये छोटी सी टॉपिक थी, अब बस इसमें कुछ बचा हुआ है। जैसे यहाँ पे जैसे दहन के लिए आवश्यक शर्तें लिखे। क्वेश्चन क्या आपका आता है यहाँ से, एक जो दहन के लिए आवश्यक शर्तें लिखे। वह दहन के लिए कुछ शर्त होता है। दहन के लिए क्या होता है, कुछ शर्त होता है। सबसे पहले ये शर्त होता है जो कोई भी पदार्थ हो जो जलने वाला हो। सबसे पहले क्या शर्त होता है, जो कोई पदार्थ कैसा होना चाहिए, दहनशील होना चाहिए, यानी दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अब ऐसा सामान ला लेंगे जो आगे नहीं पकड़ेगा तो उसे थोड़ी ना होगा। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए, जिसे जलाएंगे वो सामान चाहिए। उसके बाद वह दहन के पोषक तत्व की उपस्थिति, यानी उसमें कुछ ऐसा सामान रहना चाहिए ताकि उससे क्या हो, तुरंत आग पकड़ ले, ताकि उसमें क्या हो, आग पकड़ ले। उसके बाद क्या हुआ, ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी ज्वलन ताप कहने का मतलब ये हुआ जो कम से कम मिनिमम इतना ताप होना चाहिए
ताकि उससे क्या हो जाए, आग पकड़ ले। यानी किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए हमें उतना ताप की जरूरत पड़ता है जिससे क्या हो जाए, उसमें आग पकड़ लेता है। क्या कहते हैं हम लोग, दहन के लिए क्या शर्त है, सबसे पहला शर्त है जो दहनशील पदार्थ होना चाहिए, दूसरा शर्त है जो उसमें पोषक तत्व की उपस्थिति होना चाहिए, और तीसरा क्या है, ज्वलन ताप की क्या होनी चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए। समझे। अब एक यहाँ से छोटी सी बात आता है, बस ये लास्ट पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको हम आपको जूम करके दिखाते हैं, इसका कॉपी करते हैं पहले। चलिए इसका हम एक कॉपी की अब दिखाते हैं आपको। जैसे ये मोमबत्ती आप देख रहे होंगे, इस मोमबत्ती में कुछ क्षेत्र आपको दिखता होगा, समझे। इसमें आपको 2-3 क्षेत्र दिखता होगा, 4 क्षेत्र होता है इसमें। यहाँ पे देखते होंगे आप ब्लैक ब्लैक रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, ब्लैक ब्लैक। और सबसे साइड में आप देखते होंगे नीला क्षेत्र होता है। सबसे साइड में कौन सा क्षेत्र होता है, नीला क्षेत्र होता है। हम आपको अब दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आता है, ज्वाला किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन आता है, ज्वाला किसे कहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ गैसीय पदार्थ जलते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, आप जो ये देख रहे हैं, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ क्या होता है, गैसीय पदार्थ जलता है, और किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह बात हम आपको पहले से बता चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ज्वाला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें नीला क्षेत्र, एक होता है दीप्त, एक होता है काला क्षेत्र, और एक होता है अदीप्त क्षेत्र। अब यहाँ पे देखिए, नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है, दीप्त क्षेत्र में दहन की अपूर्ण दहन होती है, और इसका रंग कैसा होता है, पीला। यहाँ पे जो आप पीला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, पीला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, वो अदीप्त क्षेत्र होता है। और जैसे कि अदीप्त क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है, अदीप्त क्षेत्र में क्या होता है, पूर्ण दहन होता है, समझे। और आज की क्लास को क्या करते हैं, हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब कुछ रहेगा वो ऑब्जेक्टिव है, जिसे हम कल देखेंगे, समझे। आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास को खत्म करने से पहले क्या कहेंगे, आप वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।